नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। आपके तमाम सवाल फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हुए, आपकी इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए, साथ ही पोर्टफोलियो कैसे बेहतर बनाए या कैसे उसको और सवारे, तमाम बातें आपको योर मनी सिखाता है। आप भी योर मनी में आकर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तरीका सिंपल सा है, आप अपने सवाल हमें लिख भेजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं, अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर। साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा आप yourmoney@nw18.com पर ईमेल भी कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल। चलिए आज के एक्सपर्ट्स आपको मिलवाते हैं। मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। विरल नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम आमतौर पे जब क्वेश्चंस लेते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक सलाह जरूर देते हैं कि पोर्टफोलियो ठीक है या पोर्टफोलियो में ये चेंजेस कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिए। तो आइडियली बहुत कंफ्यूजन होता है एक इन्वेस्टर को कि पोर्टफोलियो रिव्यू कब करना चाहिए, कितने टाइम पीरियड पे करना चाहिए, फिर पोर्टफोलियो रिव्यू एग्जैक्टली होता क्या है। तो आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और उसके बाद सवालों को लेंगे। तो विरल, पहले तो बताइए कि कब और कैसे पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। शुक्रिया दीपाली जी शो में बुलाने के लिए। यानी अगर आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो रिव्यू ये सिर्फ एक ऐसी टर्म नहीं है कि सिर्फ हमने बोल दिया और हमने रिव्यू कर लिया। इसके पीछे एक काफ़ी लॉजिक होता है। जैसे अभी देखिए कि ग्लोबल सिचुएशंस, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो हमारे पोर्टफोलियो का क्या होगा ये हमें सोचना चाहिए। इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट्स की मूवमेंट है, राइट। और सबसे ऊपर मुझे तो ये लगता है कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ जो है उसमें भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो इतने सारे चेंजेस अगर होते हैं, बाहर के कुछ कारण हो सकते हैं, हमारे फाइनेंशियल लाइफ के कुछ कारण हो सकते हैं, तो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साल में एक बार, यानी साल में एक बार, और ये साल की शुरुआत है तो मुझे तो लगता है कि ये काफ़ी अच्छा वक्त है कि जहाँ पे हमको पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए। अभी उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे 6 रीजंस हैं, ऐसे 6 कारण हैं जो हर एक निवेशक को जानने चाहिए, समझने चाहिए। और ये 6 ऐसे कारण हैं कि जो आपको पोर्टफोलियो रिव्यू में हेल्प कर सकते हैं। सबसे मेरे हिसाब से सबसे पहला है कि आपको रिव्यू के वक्त ये देखना चाहिए कि जो आपके गोल्स आपने निश्चित किए थे, अपने फाइनेंशियल गोल्स जो आपने निश्चित किए थे, वो उसके अलाइंड है कि नहीं, यानी उसके साथ आपका जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है इन्वेस्टमेंट का, वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो सबसे पहला है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपके फाइनेंशियल गोल के साथ अलाइंड है कि नहीं। दूसरी चीज़ है कि जब आप रिव्यू कर रहे हैं तो आपको उसके परफॉर्मेंस भी देखने चाहिए एक बार, कि मैंने जो भी एसेट क्लास, शायद से इक्विटी हो सकता है, डेट हो सकता है, इक्विटी डेट हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया है वो पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस क्या रहा है वो एक बार देखना चाहिए। जब आप पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि तीसरी चीज़ जो आपका एसेट एलोकेशन है, कि ऐसे कुछ चेंजेस हुए होंगे आपके फाइनेंशियल लाइफ में। जैसे मान के चलो ऐसा एक कोई गोल होगा, फाइनेंशियल गोल जो आने वाला रहेगा और शायद से वो आपको उसको पोस्टपोन करना है, तो आपका एसेट एलोकेशन अगर डेट में ज़्यादा है तो डेट का कम करना होगा, और इक्विटी का कम है तो इक्विटी का ज़्यादा करना होगा। तो इसको कैसे कहते हैं कि जो आपका एसेट एलोकेशन है उसको एक बार आप चेक करिए। फिर अनड्यू रिस्क, यानी कोई भी ऐसे रिस्क मत लीजिए आपके पोर्टफोलियो से। बहुत बार ऐसा होता है कि गोल की, जैसे सपोज अवधि आपने ऐसे सोची है कि 5 साल है, बट कुछ कारणवश वो 5 साल की अवधि 3 साल हो गई, और मार्केट अगर अच्छा लग रहा है, इक्विटी मार्केट में आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है तो मैं इक्विटी शिफ्ट कर लेता हूं। ऐसे नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए। पहले आपकी पोर्टफोलियो की पोजीशन समझिए, सिचुएशन समझिए, और फिर वो रिस्क लीजिए। फिर अगर कोई पोटेंशियलिटी है रिटर्न्स को बढ़ाने की, जब आप रिव्यू करते हैं तो ऐसा देख सकते हैं कि जो हिसाब से मार्केट चल रहा है, मेरा पोर्टफोलियो वो हिसाब से रिटर्न्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो पहले देखिए कि वो रिटर्न को मैं कैसे बढ़ा सकता हूं। अगर मैंने कोई ऐसे रिस्क लिए होंगे, वो रिस्क को मैं कैसे कम कर सकता हूं। इसके लिए भी पोर्टफोलियो रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो। जहां पे भी लगता है कि आपको इक्विटी का एक्सपोजर कम करना चाहिए और डेट का ज्यादा करना चाहिए, या डेट का कम करके डेट का ज्यादा करना चाहिए, तो ये जो रीबैलेंस ऑफ योर पोर्टफोलियो है, रियल एस्टेट में बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर ले लेते हैं, तो रियल एस्टेट का भी एक्सपोजर कम करना है कि नहीं। गोल्ड अगर फेवरेबल है, अगर मार्केट अगर कह रहा है कि गोल्ड की पोजीशन मुझे लेनी चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए क्योंकि वो रिटर्न ज्यादा दे सकता है, तो गोल्ड को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए।
तो कहने की बात यह है कि ये जो 6 कारण मैंने बताए वो एक बार आपको रिविजिट करने चाहिए, और ये जो साल शुरू हुआ है 2023 उसमें एक बार आप रिव्यू करिए। साल में एक बार आपका पोर्टफोलियो रिव्यू जरूर होना चाहिए। तो यानी साल में एक बार आपको रिव्यू करना है, और रूल्स क्या होने चाहिए रिव्यू करने के लिए ये भी आपको विरल ने बताए हैं। यानी इनफैक्ट विरल, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि अगर आज मैंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है तो क्या मैं साल भर के लिए उसको छोड़ दूं, ठीक 1 साल बाद रिव्यू करूं, या मार्केट कभी फ्लक्चुएट हो, कोई बड़ा इवेंट हो जाए तब भी रिव्यू कर सकते हैं? मार्केट जब भी फ्लक्चुएट होता है, या मार्केट में अभी देखिए उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है दीपाली जी के जो आपको सोचनी चाहिए। आपके कोई फाइनेंशियल लाइफ में भी अगर चेंजेस आता है, अभी पोर्टफोलियो बनाया है बट 6 महीने के बाद ऐसी कुछ कंडीशंस आ गई जिसमें आपने कुछ चेंजेस किए हैं आपके फाइनेंशियल लाइफ में, तो तभी भी रिव्यू करना चाहिए, और साल में एक बार तो ज़रूर करना चाहिए, भले कुछ चेंजेस हो या ना हो। क्योंकि बाहर की सिचुएशंस, जैसे बाहर के मार्केट्स हो गए, डोमेस्टिक मार्केट्स हो गए, इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, तो ये सब सिचुएशन भी साल में एक बार रिविजिट करने चाहिए और पोर्टफोलियो को रिविजिट करना चाहिए। ओके, चलिए, तो आपको बताया गया है कब कैसे क्यों पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए। अब पहले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। संदीप हमारे साथ मुंबई से। संदीप नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए अपना सवाल। विश यू हैप्पी न्यू ईयर, गुड इवनिंग। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, बताइए क्या क्वेश्चन है? मैडम, मैं मेरा पोर्टफोलियो डिटेल भेजा है। ओके, मेरा आज का दिन में जो पोर्टफोलियो वैल्यू है अराउंड 1 करोड़ 12 लाख आसपास है। हेलो। एंड ठीक है, आपके पोर्टफोलियो की डिटेल्स हैं हमारे पास। हाँ, मेरा टारगेट है 3 करोड़ अलॉन्ग विद दिस फंड, 1 करोड़ अगर ये इसके साथ मिला के 3 करोड़ का टारगेट है। मेरा कुछ कोटक फ्लेक्सी कप में अराउंड 10 लाख का आसपास पड़ा है, क्योंकि वो SIP एक्सपायर हो गया था, तो मैं उसके बाद और कंटिन्यू नहीं किया, वो ऐसा ही पड़ा है। उसको वो फंड को मैं इकट्ठा क्या करूं मैं, तो उसमें मैं एक कोटक थोड़ा हाइब्रिड में जा सकती हूँ क्या? कोटक फ्लेक्सी कैप से STP थ्रू कोटक हाइब्रिड एंड इक्विटी फंड एंड अदर्स जो मेरा SIP चल रहा है कैसा है, तो मैं ये टारगेट अचीव कर पाऊँ 2027 में 3 करोड़ अलॉन्ग विद दिस। तो पहले मैं समझ, ठीक है। तो क्लियर एक चीज, इनका 2020 टारगेट है, यानी 2023 की शुरुआत हुई है, तो इनके पास पूरे 4 से 5 साल है। 3 करोड़ का लक्ष्य है। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ 11 लाख रुपए है। अब इनका पोर्टफोलियो आपने देखा 1.25 लाख रुपए महीने की SIP कर रहे हैं। काफी सारे फंड्स हैं, 10,000, 15,000, 25,000 ईच, जिसमें SBI कॉन्ट्रा, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ICICI प्रू डेट एंड इक्विटी, ICICI प्रू बैलेंस्ड, मेरे एसेट का लार्ज कैप, एक्सिस ग्रोथ, परागपारी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी। कोटक फ्लेक्सी कैप में उनका लमसम पड़ा हुआ है 10 लाख रुपए। अब बताइए विरल, एक तो इनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है ये कैसा है, इसी के साथ कंटिन्यू करने या कुछ चेंजेस करने की जरूरत है? दूसरा क्वेश्चन इनका है कि जो लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई है कोटक फ्लेक्सी कैप में, उसमें ही पड़े रहने दें और उस पैसे को निकाल के कहीं और लगा दें? और तीसरा सवाल है कि 2027 तक इनको 3 करोड़ चाहिए, कितना लाइकली लग रहा है इनका ये टारगेट, प्लस पोर्टफोलियो पर आपकी राय? देखिए, पहले तो ये बात संदीप जी को ये मैं कहना चाहूँगा कि आपका टारगेट जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हासिल कर सकते हैं जिस हिसाब से अभी पोर्टफोलियो बना है, और अभी आने वाले 4-5 साल में जो आपको टारगेट है 2027 का आपका 3 करोड़ का, वो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। आपका जो SIP अभी जो चल रहा है उसमें से कम आप 1 करोड़ 20-25 लाख के आसपास आप जमा कर सकते हैं। 12% का अगर मैं अनुमान यहाँ से लगा के जाऊँ भी तो भी वो आप अचीव कर सकते हैं। फिर जो आपका अभी का जो पोर्टफोलियो जमा हुआ है और जो वैल्यू है उसको देखते हुए वहाँ से भी आपका 2 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो वैल्यू बन सकता है आने वाले 4-5 सालों में। ओवरऑल पोर्टफोलियो में मुझे सिर्फ एक दिक्कत ये लगती है कि मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर ज़्यादा है, तो उसको अगर कहीं पे कम कर सके, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि उनका पोर्टफोलियो काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो जो टारगेट है 2027 का जो टारगेट है, यानी 10 साल का जो टारगेट
टारगेट है, ओवरऑल 10 साल का जो टारगेट है, उसमें ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप ही उनको ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करके दे सकते हैं। मैंने अनुमान लगाया है 12% का, बट अगर हम देखें मिड कैप स्मॉल कैप में लास्ट 10 सालों में कम से कम 16-18% भी रिटर्न्स दिए हैं, तो टारगेट काफ़ी वेल अचीव्ड है। एक ही रिक्वेस्ट है उनको कि जैसे अभी यहाँ पे आप 23 में हम बात कर रहे हैं, तो 25 में एक बार रिव्यू करिए वापस से आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो, और इनलाइन जा रहा है कि नहीं। 12-13% के फीसदी अगर रिटर्न्स जाता रहेगा तो आप टारगेट आराम से अचीव कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो यानी इनको कोई चेंजेस एज सच पोर्टफोलियो में नहीं करने हैं विरल, इसी पोर्टफोलियो के साथ कंटिन्यू करना है और रिव्यू करना है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप पे एक्सपोजर ज्यादा है, करेक्ट? यस, और फ्लेक्सी कैप जो उनकी कोटक की जो फ्लेक्सी कैप चल रही है वो भी, उसको भी कंटिन्यू रखना है। ओके, तो एज इट इज अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड रहिए, लेकिन रिव्यू करते रहिए। रोहित अरोड़ा है हमारे साथ अब रोहतक हरियाणा से। रोहित नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। नमस्ते। मेरा 25 इयर्स में मेरा टारगेट है 5 करोड़ का, और करंटली मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 9,83,000 है, और मेरी कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, ICICI मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और SBI कॉन्ट्रा फंड, इन सब में 5-5 हजार की SIP चल रही है। ओके, तो आपके फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? 9,83,000। ओके, तो ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास के आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है, और जो आपका पोर्टफोलियो है इसमें आप 25,000 महीने की रकम डाल रहे हैं। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप है, ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप, टाटा डिजिटल, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और SBI कॉन्ट्रा। तो बताइए कैसा है विरल इनका पोर्टफोलियो? 25,000 की SIP से कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे 25 सालों में? इनका 5 करोड़ का लक्ष्य है। करीबन अगर मैं देखूं दीपाली जी, तो 25 साल में वो 5 करोड़ का जो उनका टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। और मुझे लगता है उनके लिए ये 5 नंबर काफ़ी लकी हो सकता है। हर चीज़ उन्होंने वो 5 के हिसाब से रखी है, तो डेफिनेटली 5 करोड़ तो वो अचीव कर पाएंगे। पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, उन्होंने मिड कैप भी रखा है, फ्लेक्सी कैप है, कॉन्ट्रा फंड है, और फिर उनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप भी है, राइट। तो पोर्टफोलियो तो डाइवर्सिफाइड है। एक शायद से वो सोच सकते हैं कि टाटा डिजिटल जो फंड है वो सेक्टोरियल फंड है। सेक्टोरियल फंड कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पीरियड तक नहीं चलते हैं, और कुछ पीरियड में वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और हाल के टाइम में टाटा डिजिटल ऐसा फंड है जो IT सेक्टर जो है वो नहीं चल रहा है इतना, तो शायद से वहाँ पे रिटर्न्स उनके नहीं बनते होंगे। बट अगर देखें तो अनुमान काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है, मिड कैप रखा है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, कॉन्ट्रा है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा है। अगर यहाँ से 25 साल काफ़ी अच्छा वक्त है, और कहीं ना कहीं अगर वो सोचते हैं कि पोर्टफोलियो में SIP की अमाउंट वो बढ़ा सकते हैं, हालांकि टारगेट तो अच्छी तरह से अचीव हो रहा है, बट अगर उनको ऐड करना है पोर्टफोलियो में, तो मुझे लगता है एक हाइब्रिड कैटेगरी जो एक मिसिंग कैटेगरी है, क्योंकि हाइब्रिड कैटेगरी एक पोर्टफोलियो में होना बहुत ही ज़रूरी है, जो वो आपको पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करता है और डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करता है। अगर मार्केट वॉलेटाइल रहा तो एक हाइब्रिड कैटेगरी है वो जो थोड़ा बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट का जो झुकाव अगर नीचे की तरफ रहता है तो वहाँ पे वो बचाने के लिए हेल्प कर सकता है। तो एक हाइब्रिड फंड को रखने की कोशिश करिए अपने पोर्टफोलियो में। अदरवाइज काफ़ी पोर्टफोलियो रीबैलेंस है, काफ़ी अच्छा है और डाइवर्सिफाइड है, और टारगेट अचीव कर पाएंगे वो। तो पोर्टफोलियो अच्छा है आपका, कंटिन्यू कीजिए। अगर इन केस आप फंड्स इंक्रीज करते हैं इन्वेस्टमेंट के, तो एक हाइब्रिड फंड आप ऐड कर सकते हैं। और रही बात आपके लक्ष्य की, तो आप अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। आपने हाइब्रिड फंड का तो जिक्र किया है, कोई एक आध नाम भी इन्हें प्लीज सजेस्ट कर दीजिए हाइब्रिड कैटेगरी में। हाइब्रिड कैटेगरी में वो ICICI का हाइब्रिड कैटेगरी देख सकते हैं। अगर वो बैलेंस एडवांटेज, हाइब्रिड में एक बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी होती है, तो उसमें वो एडलवाइज का भी बैलेंस एडवांटेज देख सकते हैं ऐड करने के लिए। ओके, चलिए अगले कॉलर से बात करेंगे। जितेंद्र प्रजापति हैं हमारे साथ सूरत से। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि रीट्स क्या है, उसकी NAV कैसे डिसाइड होती है और उसकी NAV कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? ओके, तो रिट्स के बारे में आप समझना चाहते हैं, तो बताइए रिट्स क्या होते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट के फायदे हैं, NAV का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो बताइए क्या सजेशंस आपके? रिट
एक वैसे देखने जाए तो थोड़ा सा रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, यानी रियल एस्टेट का ही एक आप देख सकते हैं कि अगर मुझे फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर मुझे एक्सप्लोर करना है, मैं कोई पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी जाके नहीं ले पा सकता हूँ फॉर सम रीजंस, और मुझे उसका फ्रैक्शनल अगर मुझे उसमें एक्सपोजर लेना है तो 2019 के पहले तक ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। 2019 में ये रिट्स जो है वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन स्टार्ट हुआ। उसमें आप अगर देखेंगे तो अभी 3 ऐसे कंपनीज हैं, एक माइंडस्पेस, ब्रुकफील्ड और एम्बेसी, इसके 3 रिट्स जो चल रहे हैं 2019 से वो स्टार्ट हुआ है। और रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं, यानी अगर आप देखें तो रियल एस्टेट की जो अमाउंट होते हैं, अगर मैं कोई आज घर खरीदने की सोचूं तो उसकी जो अमाउंट होती है वो शायद से मुझे अफोर्डेबल नहीं हो सकती है। तो रिट्स एक ऐसा पोर्शन है कि जहाँ पे मैं छोटे छोटे पैसे लगा कर भी मैं रिट्स यानी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। उसके बेनिफिट्स वैसे देखने जाए तो काफ़ी टैक्स एफिशिएंट है वो। आपको एज अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू आप रिट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसका मेन एक इंटेंशन एक ऐसा है, रिट से आप इनकम जनरेशन, यानी आपको पैसिव इनकम अगर जनरेट करनी है, जैसे डिविडेंड फॉर्म में आपको इनकम आ सकती है, राइट, तो वो डिविडेंड फॉर्म से आप रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। और आज के दिन में अगर देखें तो 6 से 7-8% तक भी उसके डिविडेंड इनकम जो है वो सालाना हो सकती है ऐसे रिट्स के प्रोडक्ट्स में से। अभी भी काफ़ी इवॉल्व हो रहा है, अभी तो शुरुआत है और आगे जाके इसमें और पॉपुलैरिटी और काफ़ी लोगों का ध्यान खींचेगा ये रिट्स वाला जो प्रोडक्ट है। इसकी जो एनएवी कैलकुलेशन है, वैसे तो वो मार्केट वैल्यू जो होती है वो मार्केट वैल्यू को बेस रखकर वो उसकी जो एसेट्स है यानी टोटल एसेट्स है वो उसको बेस रखकर माइनस उसकी जो लायबिलिटीज़ हैं वैसे ही उसकी कैलकुलेशन होती है रिट्स की। अफेक्ट अगर मैं एनएवी को देखूं, अगर मैं एनएवी को बैरोमीटर रखता हूं उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, तो जो रेगुलर डिविडेंड्स जो आते हैं वो उसको एनएवी को उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है और उसके हिसाब से वो चेंज होते हैं। और फ्यूचर इंक्रीज जो उसकी इंटरेस्टिक वैल्यू होती है, यानी लॉन्ग टर्म अगर अप्रिशिएट वो होता है तो वो एनएवी में उससे भी चेंज, यानी वो जो रियल एस्टेट है उसके प्राइसिंग में चेंज होता है फॉर सर्टन रीजंस। अगर कोई रीजंस की वजह से वो प्राइस में कुछ चेंजेस होता है तो वो रिट्स का जो रेट है उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो रिट्स काफ़ी वैसे देखने जाए तो रिटेल निवेशकों के लिए काफ़ी नया प्रोडक्ट है। म्यूचुअल फंड स्पेस में भी ऐसे कुछ रिट्स जैसे फंड आए हैं जो रियल एस्टेट कैटेगरी के उसमें क्लासिफाइड होते हैं, उसमें ऐड होते हैं और उसका थोड़ा सा पोर्शन वो रिट्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, चलिए, तो तमाम बातें आपको रिट से जुड़ी हुई बताई हैं। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो फिर से आप अपना सवाल भेजिए, हम शामिल करेंगे। रुकने ब्रेक के लिए, ब्रेक के पर कुछ और कॉलर से करेंगे बातचीत। आप देखते रहिए मनी। आप देख रहे हैं यो मनी और हमारे साथ अब शुभम है बरेली से अपना सवाल पूछने के लिए। शुभम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। मैडम ये मेरा क्वेश्चन ईमेल करा था, मुझे 8 साल बाद 20 लाख रुपए चाहिए। तो ये फंड मेरे हैं, कुछ कुछ एसआईपी भी चल रही है, तो इनसे क्या अचीव हो सकता है टारगेट? पूछ लेते हैं। तो आपके पास लमसम तो 4.5 लाख रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट है और 5 फंड्स में आपने ये पैसे डाले हुए हैं और आपकी एसआईपीज भी चल रही हैं जो कि 500 पर मंथ है। तो क्विकली मैं पोर्टफोलियो बता देती हूँ। इनके पास इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज, यूटीआई फ्लेक्सी कैप है, साथ ही डीएसपी फ्लेक्सी कैप, पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पर 500 से 1000 रुपए यानी इन टोटल इनकी 3500 की एसआईपी चल रही हैं। और जो इनके पास लमसम इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा में 50,000, आईसीआईसीआई सुप्रो इक्विटी एंड डेट में 1 लाख का लमसम है, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 1 लाख का और एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में 1.5 लाख का। तो बताइए इनके दोनों पोर्टफोलियो लमसम और एसआईपी के कैसे लगे और इनके गोल पर आपकी राय, जो कि 8 years में 15 to 20 lakhs का है। शुभम जी का जो टारगेट है वो हासिल कर पाएंगे वो जो उनकी लमसम इन्वेस्टमेंट्स है और जो एसआईपी है। करीबन जो 4.5 लाख का जो लमसम है वहाँ से वो 12 लाख के आसपास का मैं यहाँ से टारगेट रखूँ। 12% अगर
मिनिमम अगर मैं 12% पकड़ के चलता हूँ तो डेफिनेटली वो आराम से वो 12 लाख का जो टारगेट है वो कर सकते हैं। वो होगा लमसम इन्वेस्टमेंट्स जो है, जो SIP है 3,500 के आसपास, वहाँ से उनको करीबन 6.5-7 लाख का इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न्स वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो उनका टारगेट है बेटी की शादी के लिए वो 15 से 20 लाख उनको इकट्ठे करने हैं ओवरऑल, तो वो हासिल कर पाएंगे और वो हो सकता है। पोर्टफोलियो को रिव्यू करते लिए, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो देखकर अगर मुझे लगता है कि रिव्यू हर साल एक बार करते रहिए। और फिर पोर्टफोलियो आपका काफ़ी डाइवर्सिफाइड भी है, तो फंड्स हालांकि SIP और लमसम मिलाकर कम से कम 9-10 फंड्स होते हैं, तो अगर वो फंड्स को अगर कहीं ना कहीं आप अगर उसको कम कर सके 6 या 7 फंड में रख सकते हैं, तो वो रिव्यू करने के लिए और ट्रैक करने के लिए हासिल होगा। बट अगर देखें तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है और ओवरऑल जो ये 9-10 का फंड का जो आपका कॉम्बिनेशन है उससे आपका टारगेट आप हासिल कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पोर्टफोलियो पर सलाह दी गई है, 12 लाख के कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर लेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई है। पोर्टफोलियो ठीक है, आप अपने पोर्टफोलियो को इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते रहिए और डाइवर्सिफाइड रखिए। चलिए फटाफट से विरल के टॉप 4 फंड से पूछ लेते हैं उन व्यूअर्स के लिए जो नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। विरल बताइए क्या चॉइसेस है आपकी? मुझे लगता है कि जहाँ पे जो लोग सेक्टोरियल फंड्स में सोचते हैं निवेश करने के लिए, उसके लिए एक ICICI का एक थीमेटिक फंड है, वो एक देख सकते हैं सेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से। वैल्यू थीम, ग्रोथ स्टाइल और वैल्यू स्टाइल, ऐसे 2 स्टाइल्स होते हैं। उसमें जो वैल्यू स्टाइल है उसमें मुझे कैनरा का वैल्यू फंड काफ़ी अच्छा लगता है। वैल्यू स्टाइल में देख सकते हैं मल्टी एसेट्स, जहाँ पे जिनको गोल्ड में एक्सपोजर लेना है, कमोडिटी में एक्सपोजर लेना है, इक्विटी, डेट, सभी का कॉम्बिनेशन चाहिए, उसके लिए कॉन्ट का एक मल्टी एसेट फंड है, वो भी काफ़ी अच्छा है, वो भी देख सकते हैं। और इस तरह की मार्केट जहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, कभी ऊपर कभी नीचे, वो केस में आप बैलेंस एडवांटेज फंड जो हाइब्रिड कैटेगरी का होता है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाला फंड कैटेगरी कहते हैं, उसमें इडलवाइज का बैलेंस एडवांटेज फंड देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं 4 फंड्स, ICICI प्रू थीमेटिक, कैनरा रोबो वैल्यू, क्वांट मल्टी एसेट और इडलवाइज बैलेंस एडवांटेज। शुक्रिया आपका विरल आने के लिए शो में, अपने व्यूज देने के लिए सभी क्वेरीज को। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार पे खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।